Good morning all of you. Myself Anand Bhadrayan and I am from class 10C. Today I am here to present my topic First World War, Khilafat and Non-Cooperation Movement. मैंने अपना टॉपिक छः पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो पहला आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था. ये जो वॉर था मेनली दो पावर्स के बीच में रहा था, सेंट्रल पावर्स और अलाइज पावर. जो सेंट्रल पावर थी उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर थी, उसको जर्मनी लीड कर रही थी. और जो अलाइज पावर थी उसमें फ्रांस, यूके, रशिया, यूएसए, इटली और जापान थे, और उसको यूके लीड कर रही थी, इसे ब्रिटेन भी कहते हैं. और उस टाइम पर जो इंडिया थी वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, मतलब ब्रिटेन का रूल में आती थी. तो इसलिए इंडिया को भी ना चाहते हुए वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा. तो इसके इंडिया पर बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े. जैसे जो इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया, तो इसके कारण जो इंडिया का टैक्स था और जो वॉर लॉन्स थे उसको भी बढ़ाना पड़ा, ताकि जो कंडीशन थी उससे निपटा जा सके. और जो मैंस थे विलेजेस से उनको फोर्सफुली आर्मी में जाना पड़ा, ताकि उनकी जो सोल्जर्स थे बढ़ सके और वॉर को जीत सकें. उस टाइम पर जो गुड्स थे उनका प्राइस भी बढ़ गया, जिससे जो लोग थे उनका सस्टेनेंस भी डिफ़िकल्ट हो गया था. और उसी टाइम पर जो सिविल अनरेस्ट था वो भी बढ़ गया. और जो 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच में क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसके कारण वहाँ पर खाने की भी कमी हो गई. और उसी टाइम पीरियड में एक एपिडेमिक फैल गया था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, जिसके करीब 13 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी. फिर 15 जनवरी 1915 को जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए तो उन्होंने इंडिया की कंडीशन देखी जो बहुत बेकार चल रही थी. उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल पीक पर था, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में भी एक सत्याग्रह का मूवमेंट कराना चाहिए मास लेवल पे. तो जो उन्होंने एक सत्याग्रह का आइडिया दिया. तो सत्याग्रह का आइडिया था वो था क्या कि जो सत्याग्रह का आइडिया था फोकस था पावर और सर्च ऑफ ट्रुथ के ऊपर, मतलब सच्चाई की शक्ति के ऊपर था. जो उसमें जो स्ट्रगल में जो इनजस्टिस के खिलाफ था, तो उसमें सत्याग्रही कोई फिजिकल फोर्सेस का यूज़ नहीं कर सकता था. मतलब नॉन वायलेंस के थ्रू जो बैटल थे, नॉन वायलेंस के थ्रू इसको जीतने थे. और वो किसी भी ऑपरेसर पर अपील नहीं कर सकता था कि उसको सच्चाई मनवाने के लिए, मान लो ट्रुथ की पावर दिखाने के लिए वो कि किसी भी वायलेंट एक्टिविटी का यूज़ नहीं कर सकता. तो उसको जबकि नॉन वायलेंटली करनी थी. जो धर्म था नॉन वायलेंस का एक वही तरीका था उस टाइम पर, जिससे हम जो इंडियंस थे उनको एकजुट कर सकते थे, उनकी यूनिफिकेशन करा सकते थे. फिर जो गांधी जी ने सत्याग्रह के मूवमेंट चालू किए, मेनली 3 मूवमेंट रहे थे उस टाइम पे: चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद. जो चंपारण सत्याग्रह था वो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. जो इंडिगो के पीजेंट्स थे, मतलब जो इंडिगो प्लांटेशन के पीजेंट्स थे, उन्होंने करवाया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पीजेंट्स से उनके फार्म पर ज़बरदस्ती इंडिगो की फार्मिंग कराते थे. जो इंडिगो था उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी वो बहुत ही कम हो जाती थी, और उससे पीजेंट्स को उनके वेजेस भी बहुत कम मिलते थे, तो उनको बहुत ही कम बचत होती थी. उनकी जो ज़मीन थी वो भी बहुत बेकार हो रही थी. तो इसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का मूवमेंट चालू किया गांधी जी ने 1917 में. तो वहाँ पर जो इंडिगो की प्लांटेशन थी वो कम हो गई थी इस मूवमेंट के बाद. फिर खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में हुआ था 1917 में. जहाँ पे गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेलियर हो गया था, तो उस टाइम उस साल रिवेन्यू पे नहीं कर सकते थे. तो महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर जाकर भी सत्याग्रह का मूवमेंट चालू किया, और पीजेंट्स का उस साल का जो रिवेन्यू था टैक्स पे करना था उस साल का उनका माफ़ हो गया. फिर अहमदाबाद में वो कॉटन मिल वर्कर्स के उसके लिए हुआ था, जो उनका मिल के वर्कर्स थे, मतलब जो मालिक थे वो वर्कर्स को काम ज़्यादा कराते थे, वेजेस कम देते थे. तो उनकी पेमेंट्स इंक्रीज कराने के लिए, तो यहाँ पर अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स की पेमेंट्स बढ़ाने के लिए, जो उनकी वो थी सैलरी वो बढ़ाने के लिए किया गया था. फिर इसी टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक एक्ट पास कर दे, रॉलेट एक्ट. ये ब्रिटिश की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा किया गया था, और इसे हम ब्लैक लॉ भी कहते हैं. जो गवर्नमेंट जिसको इनॉर्मस पावर प्रोवाइड कराता था कि वो जो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को या फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करा सकती थी, और किसी भी जो पॉलिटिकल थे, जो लीडर्स थे, अभी रिवोल्यूशनरीज थे, उनको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में भेज सकती थी. तो गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ एक नॉन वायलेंट मूवमेंट, मतलब एक हड़ताल करने का सोचा गवर्नमेंट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को. लेकिन ये आगे जाकर ये मूवमेंट भी 10 अप्रैल को ये मूवमेंट भी वायलेंट हो गया. तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हड़ताल कराई थी अलग अलग सिटीज़ में वर्कर्स के द्वारा, रैलीज और स्ट्राइक्स के थ्रू. लेकिन जो प्रोटेस्ट था रोड एक्ट के अगेंस्ट,
वो खाली सिटीज़ तक या फिर टाउन्स तक लिमिटेड था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो नेशनलिस्ट थे उन्हें अरेस्ट कर लिया था और उन्हें मतलब आने के लिए मना कर दिया था, और गांधी जी तक को भी दिल्ली में एंटर करने के लिए बैरिकेड कर दिया गया था। और कुछ समय बाद ये लॉ भी वायलेंट हो गया। कैसे? जलियांवाला बाग मैसेकर के थ्रू, जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के फेयर के टाइम पर लोग जलियांवाला बाग एक ग्राउंड है अमृतसर में, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे ताकि वहाँ पर वो फेयर को, अपने फेस्टिवल को मना सकें। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ भी गवर्नमेंट ने पास किया है, और कुछ लोग वहाँ पर रॉयल एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे। तो जो जनरल डायर को बात पता चली तो अपनी आर्मी के साथ ग्राउंड में चला जाता है और जो एग्जिट पॉइंट था उसको बंद करा देता है और ओपन फायर करा देता है, जिससे हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की डेथ हो जाती है। ये उन्होंने इसलिए करा था ताकि जो लोग, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनके अंदर डर पैदा हो सके, ताकि वो कोई भी ऐसी मूवमेंट ना करे। तो इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि इसके खिलाफ, रॉयल एक्ट के खिलाफ भी एक सत्याग्रह का मूवमेंट किया जाना चाहिए। तो उन्होंने जगह जगह, तो जैसे ही तो जो उस टाइम पर जब जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था, उसके बाद तो लोगों ने, जैसे लोगों को बात पहुंची, मतलब खबर फैली, तो लोगों ने सड़क पर इकट्ठा होना चालू किया, स्ट्राइक्स की, पुलिस के साथ उनकी क्लशिश हुई, और जो उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर अटैक करना चालू किया। और जो लीडर्स और स्कॉलर्स है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने जो ऑनर्स थे, टाइटल्स उनको दिए गए थे, वो गवर्नमेंट को वापस कर दिए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके साथ भी बड़ी सख्ताई से रिस्पॉन्स किया, मतलब कोई भी सत्याग्रह नहीं दिखता था उसको ब्रीचुअली रिप्रेस कर देते थे। और जो उनकी जो ग्राउंड पर उनकी नाक रगड़ने के लिए मतलब फोर्स किया जाता था, उनको फोर्स करते थे कि ताकि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैल्यूट करें। और जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको स्ट्रीट्स पर फ्लॉग किया जाता था। जो विलेजेस पर बॉम्ब गिरा दिए गए थे बहुत विलेजेस पर, और जो विलेज पीपल्स से टेरराइज कर दिए गए थे। तो इसके बाद ये जो उनका रोलर सत्याग्रह था वो भी फेल हो गया। तो उन्होंने सोचा कि अब की बार हमें कोई भी मूवमेंट करना है, बड़े मास लेवल पर करना है जो पूरी नेशन वाइड में हो सके। तो महात्मा गांधी ने तो साथ उनका जो नेशन वाइड मूवमेंट करना था, तो उसके लिए जो पूरी कंट्री के लोग थे, पूरे नेशन के, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी समझ गए थे कि जो अगर हमें कोई सक्सेसफुल मूवमेंट करना है पूरे नेशन वाइड में, तो उसके लिए हमें मुस्लिम्स और हिंदू दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ करना पड़ेगा, इन दोनों को यूनाइट करना पड़ेगा। तो जो खिलाफत इशू था उसने इनकी जो कंडीशन थी उसको पूरा कर दिया। खिलाफत इशू क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ओटोमन का तुर्की एम्पायर था वो हार गया था, तो जो उनके एम्पायर थे खलीफा, उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जो मुस्लिम्स थे वो खलीफा के सपोर्ट में थे, तो उन्होंने बदला चाहते थे, मतलब ब्रिटिश जो आर्मी थी उनसे गवर्नमेंट से चाहते थे कि उनसे बदला ले लें। तो फिर जो गांधी जी उनसे एक मुंबई में 1919 में एक कमेटी बनती है, खिलाफत कमेटी, जिनमें महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली आपस में बैठ कर बात करते हैं और जो खलीफा थे उनकी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए मीटिंग करते हैं, और कोई भी मास एक्शन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करने के लिए मीटिंग होती है। और कांग्रेस के 1920 के सेशन में कलकत्ता में गांधी जी जो अदर मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनको भी कन्विंस कर लेते हैं कि एक मूवमेंट चालू करने के लिए जो खलीफा और स्वराज दोनों के सपोर्ट में हो। और जो मूवमेंट था वो नॉन कोऑपरेशन था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों? जो गांधी जी थे उन्होंने अपनी एक बुक हिंद स्वराज उन्होंने 1909 में 1919 में पब्लिश करी थी, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो ब्रिटिश का रूल था इंडिया में वो खाली इंडियन के कोऑपरेशन की वजह से था, और जो अब तक चल रहा है वो भी कोऑपरेशन की वजह से। अगर इंडियन से अपने कोऑपरेशन वापस ले लें ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो लगभग 1 साल के अंदर जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। तो इस मूवमेंट का मेन मोटिव था वो ये था कि जो ब्रिटिश से अपना कोऑपरेशन वापस लेना। फिर गांधी जी ने उन्होंने बताया कि मूवमेंट किस मैनर में होना चाहिए, मतलब क्या क्या होगा। तो जो टाइटल्स लीडर्स को मिले हैं वो वापस करने होंगे, जो ब्रिटिश की सर्विसेज लाइक सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड एक्सेट्रा, उनका बॉयकॉट करना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको भी रिप्रेस कर देगी, इस मूवमेंट को भी, तो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन भी लॉन्च कर देंगे अगर रिप्रेस होता है। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो उसका टाउन्स में कैसे हुआ? जो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स और हेडमास्टर ने भी इनके जॉब से रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने उनकी लीगल प्रैक्टिसेस पे जाना बंद कर दिया, जो काउंसिल इलेक्शन थे वो भी बॉयकॉट हो गए थे, लेकिन मद्रास को छोड़ के, मद्रास में इलेक्शन हुए थे, फॉरेन गुड्स भी बॉयकॉट होने लगे और लिकर शॉप्स भी पिकेट हो गई थी।
तो जो मूवमेंट टाउन्स में मूवमेंट्स का रिजल्ट क्या रहा, जो फॉरेन का गुड्स का इंपोर्ट था वो 1921 से 1922 के बीच में आधा हो गया था, और जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने के लिए मना कर दिया था, और जो इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स थी और हैंडलूम्स थी उनकी प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में वो टाउन्स में ढीला कैसे हो गया, मतलब स्लो डाउन कैसे हो गया। जो खादी क्लोथ्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, और जो गरीब लोग थे उनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उन्हें फॉरेन क्लोथ्स ही पहनने पड़ते थे। और जो इंडिया में इंस्टीट्यूशन की बहुत कमी थी, जिसके कारण स्टूडेंट्स और टीचर को गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में वापस जाना पड़ा, और लॉयर्स को भी गवर्नमेंट कोर्ट्स में वापस जाना पड़ा। फिर बात आती है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। जो यहाँ पे मेन रोल था पीजेंट्स का था, जो अवध के पीजेंट्स थे उन्हें मेनली 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। जो लैंडलॉर्ड्स और तलुकदार थे उनसे बहुत ज़्यादा हाई लैंड रेट की डिमांड करते थे, और बहुत सारी अलग स्पीसीज़ के जो पीजेंट्स थे उनसे ले सकें। और जो पीजेंट्स थे उनको बिगाड़ करने के लिए भी फोर्स किया जाता था। बिगाड़ मतलब जो किसी भी लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर काम कर देंगे बिना किसी पेमेंट के। और जो टीनेज के जो पीजेंट्स थे उनके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और उन्हें कभी भी इनकी लैंड जो पर काम कर रहे थे उसे वापस लैंड से वापस हटाया जा सकता था, तो उन्हें मतलब कोई भी राइट नहीं था। तो जो पीजेंट्स की डिमांड थी वो थी कि जो रेवेन्यू है उसको हटा दिया जाना चाहिए, और बेगार का एवोल्यूशन, और जैसे लैंडलॉर्ड से उनका सोशल बाइकआउट होना चाहिए। तो फिर इसके बाद आते हैं बाबा रामचंद्र, जिन्होंने जो अवध की मूवमेंट थी उनको लीड किया। तो जो तलुकदार्स के और लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ उन्होंने पहले तो नायदोबी बंस बनाए, जिसमें उन्होंने लैंडलॉर्ड्स की जो सर्विसेज थी, बेसिक सर्विसेज थी वॉशरमैन की और बार्बर्स की, उनको बंद करवा दिया। फिर उनके बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एक अवध किसान सभा बनाई, जिसके और थोड़े बहुत रिवोल्यूशनरीज के साथ अक्टूबर 1920 में, और 1 मंथ के अंदर इसके करीब 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस उस रीजन के अराउंड में अलग अलग विलेज में खोल दी थी। लेकिन जो बाद में जो पीजेंट्स का मूवमेंट था वो धीरे धीरे वायलेंट होता चला गया। कैसे, जो तलुकदार्स के और मर्चेंट्स के हाउसेस थे उन पर पीजेंट्स ने अटैक कर दिया, जो बाजार से वो लूट लिए गए थे, जो ग्रे नोट्स थे उन्हें भी छीन लिया गया था। और लोकल लीडर्स ने मतलब अफवाह फैलाई कि जो गांधी जी उन्होंने कहा है कि जो लैंड है वो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, मतलब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे अपनी ज़मीन छीन लो वापस। तो ऐसे कंट्री साइड में भी मूवमेंट फेल हो गया। फिर जो ट्राइबल मूवमेंट था आंध्र प्रदेश में भी जो ट्राइबल्स थे वहाँ पे उन्होंने मूवमेंट किया था। ये वहाँ पर एक जो वहाँ की गुड्डे मिल्स थी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चालू हुआ था, जिसमें मतलब ऐसा कि गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को मना कर दिया था कि फॉरेस्ट को यूज़ करने के लिए, ग्रेजिंग के लिए और लकड़ी काटने के लिए, और कोई भी फ्रूट्स या फिर फ्यूल कलेक्ट करने के लिए। तो ये इसने एक रिवोल्यूशन चालू करी, जिसका मतलब जो वहाँ के रीजनल लीडर थे अलूरी सीताराम राजू, उन्होंने मूवमेंट चालू करी, लेकिन उन्हें वॉलेंट मेथड पसंद थे। मतलब वो उनका ये भी मानना था कि वो क्या बोलते हैं, जो उनकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस थी वो सही होती हैं, वो पीपल्स की जो हील कर सकते हैं और वो बुलेट शॉट्स को भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर उन्होंने वो गांधी जी से भी हैवीली इन्फ्लुएंस थे, मतलब गांधी जी की सारी बातें मानते थे, उनकी राह पर थे। वो भी लोगों को एनकरेज करते थे कि खादी पहने और गिव अप ड्रिंकिंग, लेकिन उनकी एक बात से सहमत नहीं थे कि हम बिना वायलेंट के, नॉन वायलेंस के थ्रू, सत्याग्रह के थ्रू हम वो क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट कर सकते हैं और स्वराज पा सकते हैं। तो जो हिल के लोग थे, जो वहाँ के गोडे मिल्स थे, वहाँ के लोग थे, वो फ्यूरियस थे पहले से ही कि उन्हें पहले से उनको कोई अर्निंग नहीं थी लिवलीहुड से, तो उन्हें बेकार करने के लिए फोर्स किया जाता था, ताकि वो रोड की कंस्ट्रक्शन थी उसके बेकार के लिए फोर्स किया जाता था। तो उन्होंने जो पुलिस की रेडिंग थी, स्टेशन थी, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको किलिंग करने के लिए फोर्स किया वहाँ के लोगों को। लेकिन 1924 में ये अलूरी सीताराम राजू को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर स्वराज इन प्लांटेशंस, जो प्लांटेशंस थे अलग अलग जगह, वहाँ पे स्वराज कैसे आया। जो प्लांटेशन वर्कर थे असम में, उनको वहाँ से कहीं भी फ्रीली मूव करने के लिए, या फिर कोई भी उनके जो नेटिव्स दूसरे विलेज में उनसे कम्युनिकेट करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। फिर 1859 में एक एक्ट आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। उसने जो वर्कर्स था उनको टी गार्डन से बिना उनके एम्प्लॉयर्स की परमिशन के फॉरबिड करने के लिए मना कर दिया गया था, उनको लीव करने के लिए मना कर दिया था। फिर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था, तो वहाँ के लोगों को लगा कि हमें भी रिवोल्ट करना चाहिए। तो उन्होंने जो प्लांटेशन थी उन्हें लेफ्ट कर दिया, बिना स्वराज के नाम पे, बिना किसी भी अथॉरिटीज़ के लेफ्ट कर दिया। और जो था कि जो महात्मा गांधी ने जो
कहा था कि अफवाह फैली थी कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड किया जाना चाहिए, तो उन्होंने भी उसको भी इंटरप्रेटेड किया ऐसे स्वराज्य राज, मतलब महात्मा गांधी के राज के उसमें। ये सब तो हो गया। उसके बाद आते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ख़त्म कैसे हुआ। 1922 में चौरी चौरा एक्ट हुआ था, इंसिडेंट जहाँ पे जो पब्लिक थी वो वायलेंटली पुलिस के साथ, गोरखपुर में पुलिस के साथ क्लैश हो गई थी जहाँ पे 1922 में। तो महात्मा गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि जो इंडिया के इंडियंस हैं वो भी एक पीसफुल एगिटेशन के लिए, मूवमेंट के लिए अभी तैयार नहीं है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को ख़त्म, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। थैंक यू।